नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट की। बस आप मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। यूपी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे बवाल को देखते हुए मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में कल शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया है। साथ ही रविवार तक स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। हिंसा को लेकर सतर्क प्रशासन ने शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन की आशंका के चलते ये कदम उठाया है। डिटेंशन सेंटर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबानी जंग तेज होती जा रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री बताकर भारत माता से झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए राहुल गांधी को झूठों का सरदार बताया और कहा कि डिटेंशन सेंटर को लेकर कांग्रेस देश में भ्रम फैला रही है। फंड की कमी से जूझ रही सरकारी कंपनी एयर इंडिया ने उन सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों को उधार पर टिकट जारी करना बंद कर दिया है जिन पर 10 लाख रुपए से अधिक का बकाया है। बताया जा रहा है कि तमाम सरकारी विभागों ने 268 करोड़ रुपए के टिकट एयर इंडिया से उधार लिए हैं, लेकिन रकम अभी तक नहीं चुकाई। और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत के सीमा पर हालात बिगड़ने के बयान से सहमे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अपने देश के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के सेवा विस्तार के लिए सारे हथकंडे अपना रहे हैं। अब उन्होंने सेवा विस्तार से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी वापस लेने तक अपना विरोध जारी रखेंगी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर एनआरसी और सीएए के खिलाफ जोरदार भाषण दिया और राजा बाजार से मलिक बाजार तक पदयात्रा की, जिसमें हजारों की संख्या में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कर्नाटक में कलबुर्गी के ताज सुल्तानपुर गांव में सूर्य ग्रहण के दौरान 3 दिव्यांग बच्चों को जमीन में गर्दन तक दबाया गया। बच्चों के माता पिता का मानना था कि ऐसा करने से उनके बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जबकि इस दौरान बच्चे बेहद परेशान नजर आए। बेंगलुरु में सूर्य ग्रहण के दौरान फैले अंधविश्वास को दूर करने के खिलाफ बुद्धिजीवियों ने टाउन हॉल के बाहर अनोखा अभियान चलाया। इस दौरान ढोल बजाए गए और तख्तियों के जरिए अंधविश्वास से दूर रहने के संदेश दिए गए। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस और मुस्लिम समाज के लोगों के बीच शांति बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुस्लिम समाज ने वादा किया कि अफवाह पर लगाम लगाएंगे और शांति कायम रखने में सहयोग करेंगे। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसे हटाने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मुंबई के मालवनी इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सीएए के खिलाफ विशाल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। वहीं इस दौरान जुलूस पर नजर रखने के लिए मुंबई पुलिस ने ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड की पहाड़ी में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश युद्ध स्तर पर जारी है। इस दौरान फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर से भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हेरिटेज कालका शिमला रूट पर 7 कोच की ग्लास वाली विस्टाडोम ट्रेन की शुरुआत की गई। टूरिस्ट इस सफर में बारिश और बर्फ का अनुभव कांच से घिरे कोच में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सूर्य ग्रहण खत्म होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पवित्र स्नान किया। इस मौके पर लोग ढोल नगाड़े भी बजाते दिखे। मध्य प्रदेश
प्रदेश के उज्जैन में अटल मेले में बीजेपी विधायक मोहन यादव ने तलवार पर शानदार कलाबाजी दिखाई, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग दंग रह गए। एनआरसी की चर्चा के बीच डिटेंशन कैंप पर भी सियासत गर्म है। हालांकि पीएम मोदी ने साफ किया है कि देश में कोई डिटेंशन कैंप नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने असम के डिटेंशन का वीडियो ट्वीट कर उन्हें झूठा करार दिया और इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच ठन गई, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी के उस ट्वीट से हुई जिसमें उन्होंने लिखा कि आरएसएस का प्रधानमंत्री भारत माता से झूठ बोलता है। इसके जवाब में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए और ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। राहुल गांधी जी से अच्छाई की अपेक्षा करना, अच्छे भाषा की अपेक्षा करना, ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करना है, ये बहुत ज्यादा अपेक्षा करना है। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, शायद उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रधानमंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। उनके भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं और पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं। और जहां तक सच और झूठ का सवाल है, ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम राहुल गांधी को झूठों का सरदार कहें। असल में बवाल उस वीडियो पर मचा जिसे राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। विदेशी न्यूज वेबसाइट बीबीसी के इस वीडियो में दावा किया गया कि असम के मटिया गांव में एक डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 46 करोड़ रुपए के खर्च से बनाया जा रहा ये डिटेंशन सेंटर 2020 के मार्च में पूरा हो जाएगा। इस वीडियो में पीएम मोदी को ये दावा करते हुए भी दिखाया गया है कि डिटेंशन कैंप की बात झूठ है, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट का ये वीडियो राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी उन पर हमलावर हो गई। संबित पात्रा ने साल 2011 के कागजात दिखाते हुए दावा किया कि केंद्र की यूपीए सरकार और असम की कांग्रेस सरकार के समय डिटेंशन सेंटर बनाए गए। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनआरसी के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई भी ऐसा डिटेंशन कैंप नहीं बनाया है जिसमें एनआरसी के बाद किसी भी हिंदुस्तान के मुसलमान को रख दिया जाएगा या डिटेन किया जाएगा। खुद राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार ने यह माना है कि 3 डिटेंशन कैंप हमने आसाम में खोला है। और कहां खोला है? गोलपारा में, कोकराझार और सिलचर में। और 362 लोग इन डिटेंशन सेंटर में डिटेन किए गए हैं राहुल गांधी जी के सरकार के द्वारा। इससे पहले कि वो डिपोर्ट किए जाएं, उससे पहले वो डिटेन किए गए हैं इन डिटेंशन सेंटर। संबित पात्रा ने दलील दी कि विदेशी नागरिकों के लिए डिटेंशन सेंटर कांग्रेस के समय ही बनाए गए और इसका एनआरसी से कोई लेना देना नहीं है। डिटेंशन सेंटर का बनना और एनआरसी का कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक संबंध नहीं है। लेकिन डिटेंशन कैंप पर शुरू हुई सियासत इस तल्ख बयानी के बाद और तेज हो गई, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और ये दलील दी कि राहुल ने पीएम के बयान पर सवाल पूछा है। और राहुल गांधी ने इस बात से कब इनकार किया कि कांग्रेस के समय डिटेंशन कैंप नहीं बने थे। क्या राहुल जी ने ये कहा कि हमने नहीं बनाया और तुम बना रहे हो? राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने कहा कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के सामने ये कह रहे हैं कि डिटेंशन सेंटर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? वो राहुल जी ने कहा है। एक तो झूठ बोलो, ऊपर से जो है उसका जवाब देने की जगह हमसे प्रश्न पूछो, ये तो कमाल की बात है। लेकिन डिटेंशन कैंप के साथ ही सियासी बवाल एनपीआर को लेकर भी चल रहा है। बीजेपी ने चिदंबरम का एक वीडियो जारी करके हमला बोला कि गृहमंत्री के तौर पर वो यूपीए की सरकार में एनपीआर की तारीफ कर रहे थे और उसे लागू भी किया था। तो अब मोदी सरकार के तहत उसका विरोध क्यों किया जा रहा है? कांग्रेस ने जवाब दिया कि तब और अब के एनपीआर में फर्क है। अंदर कहीं पर भी सिटीजन्स के लिए बात नहीं करी जा रही। उसके अंदर जीके पिल्ले ने भी कहा है यूजुअल रेजिडेंट, और चिदंबरम साहब ने कहा है कि 1.2 बिलियन पीपल विल गेट देयर आई कार्ड्स। तो सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ यूजुअल रेजिडेंट्स के लिए, नागरिक के लिए, सामान्य नागरिक की बात कर रहे हैं, सामान्य निवासी की बात कर रहे हैं, नागरिक की बात नहीं कर रहे हैं। यानी अगर आपके पेरेंट्स इंडिया में रह रहे हैं कहीं पे तो उनकी डिटेल दी जाए, पैदा हुए, और अगर आपके पेरेंट्स हिंदुस्तान से बाहर पैदा हुए हैं तो किस देश के अंदर पैदा हुए हैं उसके बारे में बताया जाए। मुझे बताएं कि यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में कहां पे लिखा हुआ है कि इस चीज को असरटेन करना है? कहां पर यूजुअल रेजिडेंट्स की डेफिनेशन में यह कहा गया कि इस चीज को? तो ये प्री टेस्ट के फॉर्म में भी क्यों आया? क्योंकि सरकार की मंशा ठीक नहीं है। दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध में हुई हिंसा के लिए अमित शाह ने कांग्रेस और टुकड़े टुकड़े गैंग को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की अपील करते हुए अमित शाह ने केजरीवाल सरकार को भी निशाने पर लिया। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर
विपक्षों ने कांग्रेस के नेतृत्व में एक भ्रांति खड़ी। दिल्ली ने बहुत समय के बाद देखा है, लोग सड़कों पर आए, दिल्ली की शांति को भंग किया गया। मैं आज बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, विपक्ष ने दिल्ली को, जनता को गुमराह कर दिल्ली की शांति को भंग किया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पर संसद के अंदर चर्चा हुई, सब जगह चर्चा हुई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं, इधर उधर की बातें करते थे, बाहर निकलकर इसमें भ्रम फैलाना चालू किया। मैं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी, इसके नेतृत्व में टुकड़े टुकड़े गैंग जो दिल्ली के अशांति के लिए जिम्मेदार है, इसको दंड देने का समय आ गया है। दिल्ली की जनता ने दंड दिया। केजरीवाल जी ने एक नई शुरुआत करी, भाई सोचना भी क्यों, बजट भी क्यों देना, भूमि पूजन भी क्यों करना और उद्घाटन भी क्यों करना, किसी का कराया है, अपने नाम का थप्पा लगा देना। सूर्य ग्रहण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के आखिरी सूर्य ग्रहण को देखा और इसकी तस्वीरें ट्वीट की। जम्मू कश्मीर के उरी में पाकिस्तान की फायरिंग का भारत ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 2 सैनिकों को ढेर कर दिया। एनआईए ने किसान नेता अखिल गोगोई के गुवाहाटी स्थित आवास पर गुरुवार को छापेमारी की। गोगोई को इस महीने की शुरुआत में गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी के उन्नाव में एक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता से प्रसव में सहूलियत के लिए एएनएम का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। यूपी के कानपुर में एक ज्वेलरी शॉप में लूटपाट कर रहे बदमाशों को दुकानदार ने भीड़ की मदद से पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मध्य प्रदेश के दमोह में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 8 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मुरादाबाद में एक अज्ञात युवक की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी गई। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई। यूपी के जालौन में एक आश्रम के सेवादार अल्लू पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। उत्तराखंड के ऋषिकेश में इस साल के अंतिम सूर्य ग्रहण के बाद त्रिवेणी घाट पर हजारों लोगों ने स्नान किया। चिली के बंदरगाह शाह वालपरेसो के एक जंगल में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 80 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। नागरिकता कानून के खिलाफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो रहे प्रदर्शन पर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने ऐतराज जताया तो सियासी पारा चढ़ गया। हालांकि बिपिन रावत ने किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और हिंसा की तरफ था, जिसका जिक्र करते हुए उन्होंने साफ कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्र गलत दिशा में हैं। But leaders are those who lead people in the right direction. Leaders are not those who lead people in inappropriate directions. As we are witnessing in a large number of university and college students, the way they are leading masses of crowds to carry out arson and violence in our cities and towns. This is not leadership. दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल आर्मी चीफ ने भीड़ को सही नेतृत्व दिए जाने पर जोर दिया। What is so complex about leadership? If it is all about leading, because when you move forward, everybody follows. It is not that simple. It appears simple, but it's a very complex phenomenon. लेकिन जनरल बिपिन रावत के बयान पर सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने छूटते ही ट्वीट किया कि नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन पर मैं आपसे सहमत हूं जनरल साहब, लेकिन नेता वो भी नहीं हो सकता जो अपने समर्थकों को सांप्रदायिक आधार पर नरसंहार के लिए भड़काए। क्या आप मुझसे सहमत हैं जनरल साहब? इसी तरह असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके आर्मी चीफ को अपनी मर्यादा समझने की नसीहत दे दी और लिखा कि अपने ऑफिस के प्रभाव क्षेत्र को समझना भी लीडरशिप है।
लीडरशिप नागरिक की सर्वोच्चता को समझना और जिस संस्था के प्रमुख आप हैं उसकी गरिमा को ठीक से जानना भी है। विपक्ष के अलावा बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेडीयू को भी आर्मी चीफ का बयान नागवार गुजरा। सेना प्रमुख होने के नाते उन्हें पॉलिटिकल स्टेटमेंट से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इससे पहले भी जनरल बिपिन रावत के सियासी बयानों को लेकर सवाल उठ चुके हैं। आसमान में आज अद्भुत नजारा देखने को मिला। साल का आखिरी और सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण दुनिया भर में देखा गया। 296 साल बाद ऐसा सूर्य ग्रहण पड़ा। इससे पहले 1723 में 7 फरवरी को ऐसा दुर्लभ सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। सूर्य ग्रहण गुरुवार सुबह 8:04 पर शुरू होकर 10:57 पर खत्म हुआ। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण नहीं था क्योंकि इस बार चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक नहीं पाया। सूर्य के चारों तरफ रिंग के दिखाई देने से इसे रिंग ऑफ फायर नाम दिया गया। देश के अलग अलग शहरों में सूर्य ग्रहण का अनोखा नजारा देखने को मिला। चेन्नई में सूर्य ग्रहण नीला दिखाई दिया, वहीं कोच्चि में ये सफेद रंग में रंगा नजर आया। अहमदाबाद में सूर्य ग्रहण नारंगी, जबकि त्रिवेंद्रम में ये बैंगनी रंग में रंगा नजर आया। वहीं कोलंबो, अबू धाबी और दुबई में भी सूर्य ग्रहण अलग अलग रंगों में नजर आया। पीएम मोदी ने भी सूर्य ग्रहण देखते हुए अपनी फोटो शेयर की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि मैं सभी भारतीयों की तरह उत्सुक था, लेकिन बादलों की वजह से सूर्य ग्रहण नहीं देख पाया। सूर्य ग्रहण के बाद देश के अलग अलग धार्मिक स्थलों पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो गई। सूर्य ग्रहण के खत्म होते ही राम की नगरी अयोध्या में सरयू नदी के किनारे लोग स्नान ध्यान में पूरी तरह से लीन हो गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी साल के आखिरी सूर्य ग्रहण पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोग पवित्र गंगा में डुबकी लगाने के साथ हर की पैड़ी में पूजा पाठ करते नजर आए। कमोबेश ऐसा ही नजारा राजस्थान के पुष्कर में नजर आया, जहां सूर्य ग्रहण खत्म होते ही घाट के किनारे लोगों का हुजूम उमड़ता दिखाई दिया। वहीं जयपुर के तारामंडल में सूर्य ग्रहण को देखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। विभाग की तरफ से टेलीस्कोप के जरिए सूर्य ग्रहण का अद्भुत नजारा दिखाया गया। गुजरात के अहमदाबाद में सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीले रंग में रंगा नजर आया, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी सी दूरबीन का सहारा ले रहे थे। वहीं स्कूली बच्चों के लिए खास चश्मे का इंतजाम किया गया था। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों में यह दुर्लभ नजारा आंशिक तौर पर देखा गया। देश भर में 100 रुपए किलो से ज्यादा के दाम पर बिक रहे प्याज की कीमतों में फिलहाल इनका सहारा ले रहे थे। वहीं स्कूली बच्चों के लिए खास चश्मे का इंतजाम किया गया था। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत कई जगहों में यह दुर्लभ नजारा आंशिक तौर पर देखा गया। देश भर में 100 रुपए किलो से ज्यादा के दाम पर बिक रहे प्याज की कीमतों में फिलहाल कमी होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कीमतों में तेजी आने लगी है। प्याज का भारत में आयात बढ़ने से अब ग्लोबल लेवल पर इसकी कीमतों में तेजी आ गई है। इसके चलते तुर्की ने प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अप्रत्यक्ष व्यापार प्रतिबंधों के चलते श्रीलंका से आने वाले शिपमेंट की संख्या भी अब कम हो गई है। महाराष्ट्र का लासलगांव एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। यहां प्याज की रोजाना आमद 12,000 से बढ़कर 13,000 क्विंटल हो गई है, लेकिन कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। बाजार में अच्छी क्वालिटी वाला प्याज अभी 100 से 150 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि औसत दर्जे वाला प्याज 60 से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। जनवरी और फरवरी के कुछ हफ्तों तक प्याज की सप्लाई जो मांग है उससे कम रह सकती है, जिसकी वजह से फिलहाल प्याज की कीमत अभी कम होने के आसार नहीं है। छत्तीसगढ़ में खलिहान में अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में अज्ञात लोगों ने खलिहान में आग लगा दी, जिससे वहां रखा सारा धान जलकर राख हो गया। चुनावी रंजिश में आग लगाने की आशंका जताई जा रही है। उत्तराखंड के ऋषिकेश के भारत विहार कॉलोनी में एक साथ 3 गुलदार के घुस जाने से इलाके के लोगों में दहशत फैल गई। यहां पिछले दिनों कई तेंदुओं के घुसने का वीडियो सामने आ चुका है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने मेरठ में नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की और अपनी संवेदना जाहिर की। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में विलुप्त प्रजाति के 40 कछुओं के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। केरल के मलप्पुरम में सीपीआई ने पार्टी के 95 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाया और पार्टी कार्यालय पर महासचिव डी राजा ने झंडा फहराया। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। दिल्ली को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 100 नई क्लस्टर बसों की सौगात दी। इस बस में हाइड्रोलिक लिफ्ट लगी है, जो दिव्यांगों की सहूलियत के लिए है। केरल के तिरुवनंतपुरम में सूर्य ग्रहण के मौके पर भोजन की मनाही के मिथक को तोड़ा गया और सेंट्रल स्टेडियम में लोगों के बीच खीर बांटी गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
विद्रोहियों के कब्जे वाले इदलिब से सीरिया के लोगों का तेजी से पलायन हो रहा है, जो तुर्की के बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। मध्य फिलीपींस में आए चक्रवाती तूफान फाफोन ने भीषण तबाही मचाई, जिससे कई घर तबाह हो गए और बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बिहार के बोधगया में पारंपरिक तरीके से पूजा की और लोगों से मुलाकात की। नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर यूपी में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले बवालियों के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी में हिंसा की घटनाओं को लेकर अब तक दर्ज कुल 164 मुकदमों में 1113 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। यूपी के रामपुर, गोरखपुर, भदोही से 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है। वहीं रिपोर्ट के आधार पर यूपी सरकार ने 80 हिंसा फैलाने वालों की संपत्ति को सीज कर दिया है। साथ ही अलग अलग जगहों पर दंगा करने वाले 372 बवालियों को वसूली का नोटिस भेजा जा चुका है। मुरादाबाद में 200, लखनऊ में 110 दंगाइयों को सरकार नोटिस भेज चुकी है। वहीं सरकार ने फिरोजाबाद में 29 जबकि गोरखपुर में 34 दंगाइयों को वसूली का नोटिस भेजने का फैसला किया है। तोड़फोड़ और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 1000 से ज्यादा बवालियों को नोटिस भेजा जा रहा है। ज्यादातर जिलों में बवालियों के फोटो चौराहों पर चस्पा कर दिए गए हैं। हिंसक प्रदर्शनों के दौरान उपद्रवियों के हमले में अब तक 288 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। 19 दिसंबर और इसके बाद राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। और आंख कान खोल के मैं फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको दिखाएंगे नागरिकता कानून पर कहां कहां प्रदर्शन हुए हैं। और साथ ही दिखाएंगे शीशे की छत वाली ट्रेन कहां शुरू हुई। Powered by Synthol Cool Soap. अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस ने अपने इंस्टाग्राम पर प्रियंका का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो दोनों क्रिसमस के मौके पर फ्रॉस्टिंग के साथ कुकीज तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। I've made an ugly sweater. I made a ninja. Krishy is making a lovely. वरुण धवन, श्रद्धा कपूर और नोरा फतेही की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D का नया गाना गर्मी रिलीज हो गया है। ये फिल्म नए साल में रिलीज होगी। अभिनेता अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ क्रिसमस के मौके पर सेंट कैथरीन चर्च में बच्चों से मिले। वहां दोनों ने बच्चों के लिए परफॉर्म भी किया। अभिनेत्री कृति सेनन ने इस बार गरीब बच्चों के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया। कृति के क्रिसमस डांस में बच्चों ने उनका साथ दिया। उनके साथ उनकी बहन नूपुर भी मौजूद रही। अभिनेता कार्तिक आर्यन ने मुंबई में स्माइल फाउंडेशन के बच्चों के साथ मिलकर क्रिसमस मनाया। कार्तिक ने इसका वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। मुंबई से लेकर कोलकाता तक आज का दिन भी सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के नाम रहा। और मुंबई के मालवनी इलाके में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कानून के खिलाफ बड़ा मार्च निकाला। सैकड़ों की तादाद में लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए।
ये मार्च शांतिपूर्ण रहा, लेकिन तनाव की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन दोनों मुस्तैद रहे। भीड़ और मार्च पर ड्रोन से नजर रखी गई। मार्च करते हुए भीड़ एक मैदान में जमा हुई, जहां नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण दिए गए और इसे वापस लेने की मांग की गई। वहीं मुंबई के ही दादर इलाके में वंचित विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने भीड़ और मार्च पर ड्रोन से नजर रखी गई। मार्च करते हुए भीड़ एक मैदान में जमा हुई, जहां नागरिकता कानून के खिलाफ भाषण दिए गए और इसे वापस लेने की मांग की गई। वहीं मुंबई के ही दादर इलाके में वंचित विकास आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने सीएए के खिलाफ रैली की। इस रैली में बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हुई। हाथों में पोस्टर और बैनर के जरिए उन्होंने सरकार और नागरिकता कानून का विरोध किया। हालांकि पुलिस से इस रैली की इजाजत नहीं ली गई थी और इसका नतीजा ये हुआ कि रैली की वजह से पूरी सड़क बंद कर दी गई। मुंबई के इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में कई घंटों तक आवाजाही बंद रही। उधर कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का प्रदर्शन भी जारी रहा। पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी सीएए और एनआरसी के खिलाफ मार्च निकाल रही हैं। गुरुवार को उन्होंने राजा बाजार से मलिक बाजार तक मार्च निकाला। पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मार्च करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़कों से गुजरी और रैली करके एक बार फिर नागरिकता कानून और मोदी सरकार पर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी की कोशिश नागरिकता कानून और एनआरसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की है। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी भी इसी रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। लेकिन देश के कई हिस्सों में नागरिकता कानून के समर्थन में भी रैली निकाली गई। महाराष्ट्र के अमरावती में नागरिकता कानून के समर्थन में सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे। बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों की अगुवाई में ये रैली निकाली गई और इस दौरान नागरिकता कानून के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई। इसी तरह औरंगाबाद में भी हिंदू संगठनों ने नागरिकता कानून के समर्थन में रैली निकाली। रैली के दौरान सीएए और एनआरसी को देश के लिए जरूरी बताया और साथ ही विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। अगले साल होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के टाउन हॉल में सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया, जिसमें उन्होंने 5 साल की पाई का हिसाब देने की बात की। जनतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता ही मां होती है, जनता ही बाप होती है, जनता ही भगवान होती है। तो आज अपने 5 साल का रिपोर्ट कार्ड मैं आप सब लोगों के समक्ष लेके आया हूं कि 5 साल पहले आप लोगों ने हमें चुन के भेजा, बड़े प्यार मोहब्बत से, बड़े विश्वास के साथ आपने हमारे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। 5 साल तक आप लोगों ने दिल्ली चलाने के लिए अपनी गाढ़ी कमाई में से टैक्स के पैसे दिए कि भाई इस पैसे से हमारा भला करो। तो 5 साल के बाद ये तो बनता है कि मैं आप लोगों को आपके पैसे का हिसाब दूं। मुझे बेहद खुशी है कि इन 5 सालों में हम लोगों ने उन मुद्दों पे काम किया जो मुद्दे किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण और उसके फाउंडेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो 2 मुद्दे हैं, वो शिक्षा और स्वास्थ्य। कभी भी फीस बढ़ा देते थे, हर साल फीस बढ़ा देते थे और उधर सरकारी स्कूल में शिक्षा खराब थी। ये 2 तरह की अपने दिल्ली के अंदर, पूरे देश में इसी तरह की चल रही है शिक्षा व्यवस्था, ऐसी चल रही है। सबसे पहला काम हमने करा कि सरकारी स्कूलों को ठीक करा। सरकारी स्कूलों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है कि अब सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा के स्तर के अंदर कोई डिफरेंस नहीं बचा। भारतीय वायुसेना का सबसे खतरनाक फाइटर जेट मिग 27 अब अपनी अंतिम उड़ान पर है और ये कल यानी 27 दिसंबर को रिटायर हो जाएगा। युद्ध के दौरान घातक हमला करने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट मिग 27 की आखिरी स्क्वाड्रन 27 दिसंबर को जोधपुर एयरबेस से रिटायर हो जाएगी। मिग 27 का यह स्क्वाड्रन भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का भी आखिरी स्क्वाड्रन है।
भारतीय वायुसेना के इस फाइटर प्लेन में 1999 में हुए करगिल युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी और इसी वजह से पायलट इसे बहादुर नाम से बुलाते हैं। साल 1980 में सोवियत संघ से MiG-27 को खरीदा गया था और साल 1981 में ये भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। इस लड़ाकू विमान को विदाई देने के लिए जोधपुर वायुसेना स्टेशन में एक समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें इन विमानों को अंतिम बार उड़ाया जाएगा और जमीन पर उतरने पर विमानों को सलामी दी जाएगी। सांसद सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। पूर्व बीजेपी सांसद सावित्रीबाई फुले ने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फुले इसी साल बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। 26 दिसंबर को मैं कांग्रेस पार्टी को रिजाइन कर दिया हूं और 19 जनवरी को लखनऊ के रविंद्रालय में मैंने अधिवेशन बुलाया है। नमो बुद्धाय जन सेवा समिति के बैनर तले मैं अधिवेशन में मैं राजनीतिक संगठन की घोषणा करूंगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर यूनिवर्सिटी प्रोक्टोरियल टीम और पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लेखपालों का धरना गुरुवार को 11वें दिन में प्रवेश कर गया। प्रशासनिक कार्रवाई के बावजूद लेखपालों ने अपनी मांगों को लेकर रामलीला मैदान में जोरदार नारेबाजी की। बेंगलुरु में विमेन इंडियन मूवमेंट के बैनर तले बड़ी संख्या में महिलाओं ने CAA और NRC के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। मुंबई के दादर में वंचित बहुजन अघाड़ी संगठन ने नागरिकता कानून और NRC के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और आजादी आजादी के नारे लगाए। आजादी छीन के लेंगे, आजादी जीने के लिए, आजादी जीने के लिए, आजादी संविधान के लिए। मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली नोट छापने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 65,000 के नकली नोट के साथ प्रिंटर, इंक और पेपर भी जब्त किया। दिल्ली के मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर्स पर ताले लटकने से इलाके में सन्नाटा पसर गया। पुलिस की ओर से कोचिंग सेंटर्स को बंद रखने के पत्र को फर्जी बताने के बावजूद सभी कोचिंग संस्थान बंद दिखे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट समिति की रैंकिंग प्रणाली की कड़ी आलोचना की और उसे बकवास बताया। वॉन की नजर में मौजूदा वक्त में ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर सिर्फ इंडिया की टीम ही चुनौती दे सकती है। शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट का दौर जारी रहा और बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 297 अंकों की गिरावट के साथ 41,161 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 88 अंक गिरकर 12,126 पर बंद हुआ। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश में रहने वाले सभी 130 करोड़ लोगों को हिंदू बताया तो सियासी बवाल खड़ा हो गया। हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में शायद मोहन भागवत साहब नहीं पढ़े होंगे, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है। ये क्या है? ये हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को, प्लूरलिज्म को सेलिब्रेट करता है। संविधान में आर्टिकल 26 क्यों है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्यों है? इसलिए कि ये देश का कोई मजहब नहीं है। आरएसएस ये चाहती है कि भारत का, हिंदुस्तान का एक ही मजहब हो जाए। वो नहीं हो सकता जब तक जो अंबेडकर ने संविधान बनाया है, आईन बनाया है, उससे मुताबिक इस मुल्क का एक मजहब नहीं हो सकता। ये मुल्क सब मजहब को मानने वाला है। दिसंबर में आसमान से गिरती बर्फीली आफत पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में ठंड से 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें लखनऊ में हुई हैं। यहां पिछले एक हफ्ते से जारी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। सर्द हवाओं से पैदा होने वाली गलन से शहर का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया।
आज रात के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो करीब 1 डिग्री के आसपास टेम्परेचर पहुंच गया था। और अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हम ठंड से मौतों की गणना करें तो करीब 37 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा हालात खराब कानपुर के हैं, जहां पर मौत का आंकड़ा जो है वो करीब 1 दर्जन से ऊपर चला गया है। स्कूल और दफ्तर जाने वालों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। लोगों को दिन में ही गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। और लौट रहे हैं फौरन वापस, आप देखते रहिए आंख कान खोल के। भारतीय रेलवे ने पर्यटकों को रिझाने के लिए एक अनोखी पहल की है। कालका शिमला मार्ग पर शीशे की छत वाली 7 बोगियों की विस्टाडोम ट्रेन शुरू की है और ये खास सौगात क्रिसमस के मौके पर दी गई। देश की पहली फुल विस्टाडोम ट्रेन कालका से बुधवार सुबह 7 बजे रवाना हुई, जो 12:45 पर शिमला रेलवे स्टेशन पहुंची। कालका से शिमला तक 96 किलोमीटर का सफर तय करने में ट्रेन ने 5 घंटे 45 मिनट का समय लिया। पहले दिन ट्रेन में 90 यात्री शिमला पहुंचे। यहां रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन के पहुंचने पर सैलानियों का स्वागत किया। इसका नाम है हिमदर्शन एक्सप्रेस। इसके नंबर है 52,459 और 52,460। ये हमारे पूरे भारतवर्ष की नैरो गेज की पहली सी थ्रू ट्रेन है, जिसमें सारे के सारे कोचेज जो हैं विस्टाडोम कोचेज हैं। एक कोच की कैपेसिटी 15 की है। टोटल इसमें 90+ लोग इसमें ट्रैवल कर सकते हैं। विस्टाडोम वाली हिमदर्शन एक्सप्रेस ट्रेन को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये ट्रेन 1 जनवरी 2020 तक कालका से शिमला के लिए एडवांस बुक हो चुकी है। जब मैंने इसका नेट पर फोटो देखा था ट्रेन का, तो ये विस्टाडोम मैंने देखा था कि मेरे को अगर स्नोफॉल भी होता है या स्नो कहीं मिलता है रास्ते में, तो उस स्नोफॉल को पूरी तरीके से एंजॉय करना इस ट्रेन का। ये ट्रेन पूरी तरह से वातानुकूलित है। खिड़कियां मोटे पारदर्शी शीशे की हैं, जो सामान्य से ज्यादा बड़ी हैं। छत भी शीशे की है, जिससे सैलानियों को पहाड़ों की खूबसूरती करीब से देखने का मौका मिलेगा। और अब चलते चलते आज का गीत। कल यानी 27 दिसंबर को अभिनेता फारूक शेख की पुण्यतिथि है। साल 1981 में अभिनेत्री रेखा के साथ आई उनकी फिल्म उमराव जान के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।